गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिल्टन इंग्लिश में। मैं आलोक कुमार आज पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का एक बहुत खास चैप्टर द इंटरव्यू। प्यारे बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये चैप्टर मुझे समझ नहीं आता, बहुत डिफिकल्ट है, नाम वगैरह मुझे याद नहीं आता। बट यकीन जानो आज के बाद आपको कोई समस्या नहीं होने वाला। मैं बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर समझाने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को देखना है पूरी शिद्दत से और एंड तक देखना है ताकि हर एक चीज को आप बहुत बढ़िया समझ पाओ और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको आसानी से करके आओ। तो प्यारे बच्चों, मैं आज की क्लास आप लोग को इसलिए दे रहा हूं ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एंड में ये कहते हैं कि सर मुझे ये चैप्टर करना नहीं, मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो उसको मैं स्किप कर जाऊंगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको ये बहुत डिफिकल्ट, बहुत आसान चैप्टर है, बस आपको बढ़िया से कर लेनी है। तो आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूं द इंटरव्यू और बहुत अच्छे से चीजों को समझ में आएगा, बस आप देखते चले जाएं। द इंटरव्यू तो मैं बताना चाहूंगा पहले द इंटरव्यू को किसने एडिट करे हैं। तो एडिट करे हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। मैं बताना चाहूंगा यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है। तो इंटरव्यू जो है वो एक बुक से लिया गया है, पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज से। यानी ये जो चैप्टर है ना द इंटरव्यू, आपका क्लास 12 में जो 7 नंबर पे आता है फ्लेमिंगो बुक में, तो ये जो चैप्टर है उसको लिया गया है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। आप इसको याद रख लेंगे क्योंकि यहां से भी सवाल बन सकता है कि इंटरव्यू कहां से लिया गया है। तो पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, तो ये एक बुक है और जिसका ऑथर है आपका क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ओके, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो है वो अपनी ये बुक से ना कुछ चीजें एडिट करा है, इसीलिए यहाँ पे जो है सो इनको एडिटेड बाय, यहाँ पे मैंने लिखा क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो आप दो चीजें समझेंगे, पहला क्या कि द इंटरव्यू को किसने लिखे, द इंटरव्यू को लिखे हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, है ना। उनको एडिट करें, कौन सा बुक से एडिट करें, तो पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। समझ में आ गया आपको चीजों को। चलिए हम लोग क्या समझेंगे इस चैप्टर में, क्या हमें जानने को मिलेगा, क्या सीखेंगे, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हर एक चीज को अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे पहले, इसमें पहले बताना चाहूंगा कि दो पार्ट है। ठीक है, दो पार्ट है जिसमें से फर्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे कि इंटरव्यू जो है, इंटरव्यूज का क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, कुछ लोग इसको क्या मानते हैं, कोई लोग इसको किस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ इन दिस लेसन ही टॉक्स अबाउट वेरियस ओपिनियंस ऑफ द सेलिब्रिटीज, इट्स फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स। तो यहाँ पे जो है सो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर पार्ट 1 में बात करते हैं कि क्या ओपिनियंस रहते हैं अलग अलग सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू के लेकर के। ठीक है, इंटरव्यूज को लेकर के क्या ओपिनियंस रहते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज इंटरव्यूज देने से बचते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं इंटरव्यूज होना चाहिए, बहुत लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं इंटरव्यू जो ऐसा चीज़ है जो गला दबाने जैसा चीज़ है कि आप इससे कोई चीज़ भी निकलवा लेते हैं और उसकी जो प्राइवेसी है वो खत्म हो जाती है। तो मैं बात करूंगा इस पर बहुत अच्छे से डिटेल में बात करूंगा, बट आप समझ लेना कि इस चैप्टर में दो पार्ट है। पहला पार्ट में यही बात होती है कि इंटरव्यू जो है वो कुछ सेलिब्रिटीज उसको क्या मानते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, फिर इसकी मेथड्स क्या है, फंक्शंस क्या है, मेरिट्स क्या है। ठीक है, और सेकंड पार्ट जो है इसमें से आपको देखने को मिलेगा कि एक इंटरव्यूवी है, एक इंटरव्यूवी है जिसका नाम है आपका अम्बर्टो इको, जो कि एक प्रोफेसर है। ठीक है, तो इंटरव्यूवी है अम्बर्टो इको। इंटरव्यूवी क्या होता है बच्चे, तो इंटरव्यू होते जो इंटरव्यू को देते हैं। ओके, तो अम्बर्टो इको जो कि एक प्रोफेसर साहब हैं और इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। इंटरव्यूअर कौन है, मुकुंद पद्मानवन। ठीक है, मुकुंद पद्मानवन जो कि द हिंदू से हैं। तो ये इनका एक बहुत फेमस एक नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज। ओके, तो इस नॉवेल को लिखने के पीछे और यहाँ पे इतना प्रसिद्धियाँ इनको जो मिली है, इसके बारे में यहाँ पे इंटरव्यू चल रही है। तो सेकंड पार्ट में हम लोग ये कवर करेंगे, एक एक करके चीज़ों को जानेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया का? चलिए हम पूरी चीज़ों को समझाता हूँ। मैंने कहा कि भाई इंटरव्यू जो चैप्टर है आपका क्लास 12 में वो लिया गया है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज से। ओके, और ये जो बुक है ना वहां से एडिट करे हैं कौन, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, एक पार्टिकुलर चैप्टर द इंटरव्यू को। और इस चैप्टर में ना दो चीजों को बताया गया है। पहला दो पार्ट्स में, पहला पार्ट हमारा जो है उसमें से बताया गया कि सेलिब्रिटीज कुछ हैं जो ये कहते हैं कि इंटरव्यू नहीं होनी चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है इंटरव्यू से कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम लोग उसको बात करेंगे। सेकंड जो है उसमें से ये मुकुंद पद्मानवन जो है वो इंटरव्यू ले रहे हैं किनका, अम्बर्टो इको का। ठीक है, तो क्या बातचीत होती है, हम सब चीजों को लेकर के चलेंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेगा आपका वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, यहां से समझ में आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है पार्ट 1 इंटरव्यू। तो पहली बात मैं बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे लिखा है कि इंटरव्यू की जो हिस्ट्री है ना वो 130 ईयर एगो का है, 130 ईयर्स एगो का। इंटरव्यू शुरू हुए मतलब 130 साल हुए हैं। ठीक है, जब ये चैप्टर लिखे जा रहे थे उस टाइम की बात है कि इंटरव्यू जो है सो स्टार्ट हुए कितना साल हुआ, 130 साल। ये प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में। ठीक है, तो इंटरव्यू की हिस्ट्री जो है सो 130 ईयर्स का, पहले यहाँ पे आप जान लेंगे चीजों को। उसके बाद कह रहा है कि ये अब ना कॉमन प्लेस हो चुका है जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म का मतलब पत्रकारिता में ये एक ऐसी जगह ले ली, मतलब एक आम बातचीत हो गई, बात समझ के रखेंगे आप। ठीक है,
अच्छा, इंटरव्यू पहले है क्या, मैं बताना चाहूंगा। तो ये सोर्स ऑफ ट्रूथ है, सोर्स ऑफ ट्रूथ यानी सच्चाई जानने का एक सोर्स है बच्चे, और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन तो आप जानते होंगे। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए हमको अमेरिका का अर्थव्यवस्था को समझना है, तो वहां पे उसके बारे में कोई इंटरव्यू लेंगे और कोई इंटरव्यू देंगे, तभी तो हमारे पास वो आएंगे और फिर वहां से हम चीजों को जान पाएंगे। तो ये कम्युनिकेशन तो हो गई ना, तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। कई लोग इसको आर्ट भी मानते हैं कि इंटरव्यू आर्ट है। तो पहले मैं इसका जो कुछ पॉजिटिव व्यू है वो मैंने बताया कि सोर्स ऑफ ट्रूथ है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, आर्ट है। वहीं पे कुछ जो सेलिब्रिटीज हैं, मोस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज डिक्लाइन करते हैं इंटरव्यूज देने से ना, वो मना करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं कि इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, इंटरव्यू लेने वाले को ना पनिशमेंट करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, पहले की कल्चर में क्या होती थी, प्रिमिटिव कल्चर में ना ऐसा होता था कि किसी का आप फोटोग्राफ कर लिए, किसी का फोटो ले लिए, तो उनको लगता था ना यार मेरा आत्मा चुरा लिया उसने, किसी ने मेरा आत्मा क्या कर लिया, चुरा लिया। ऐसा मानते थे लोग कि पुराने जमाने में किसी का आपने फोटो ले लिया या फिर कोई स्केच बना लिया, तो उसको लगता था कि यार मेरा ना प्राइवेसी खत्म हो गई, वो कुछ भी कर सकता था इसके साथ। तो प्रिमिटिव कल्चर के जो लोग सोचते थे ना, वैसे सोच कुछ सेलिब्रिटीज का, वो डरते हैं कि मैं ज्यादा हाईलाइट नहीं हो जाऊं, लोग हमारे पीछे दौड़ते हुए ना आए। तो इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए मैं पूरी अच्छे से चीज़ों को लेकर आया हूं, आपको समझ में आएगा। बस मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप करके जाओगे समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है जितना स्टूडेंट समझते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे तो मैं ये भी कहूंगा कि इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोग समझते हैं, स्टूडेंट समझते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, कोई समस्या नहीं। फाइनली ये समझ चुके हैं आपके इंटरव्यू जो चैप्टर है उसको कहाँ से लिया गया है, तो द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से लिया गया। बात समझ में आ गई आपको। और इसको एडिट किसने करा, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने करा। इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट में बात होती है कुछ सेलिब्रिटीज क्या मानते हैं इंटरव्यू के, उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इंटरव्यू के प्रति, समझ में आ गया। और सेकंड जो है सो एक इंटरव्यूअर है जिनका नाम है मुकुंद पद्मानभन, और एक इंटरव्यूवी है जिनका नाम है अम्बर्टो इको। तो उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है, उन्हीं चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। कोई भी प्रश्न बनता है तो आप आसानी से बनाएंगे। अभी हमने जो बताया कि इंटरव्यू की हिस्ट्री कितनी साल की है, तो सिर्फ और सिर्फ 130 ईयर्स एगो, जब ये बुक लिखी जा रही थी उस टाइम के 130 ईयर्स एगो से। ठीक है, और ये कॉमन प्लेस बन चुका है कहां पे, जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में। इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा, यहां चीजें हो गया। और ये क्या इंटरव्यू, सोर्स ऑफ ट्रूथ है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, और कुछ लोग इसको आर्ट मानते हैं। यहां तक समझ में आ गया आपको, कोई समस्या नहीं है। चलिए एक और मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा बच्चे, अभी जो स्टूडेंट्स क्लास 11 में है, क्लास 12 जिनका अभी क्लास 11 से क्लास 12 में जो बच्चे जाएंगे, 25 से 20 सेशन जो होगा, 25 to 26 सेशन, उनके लिए ऑफलाइन बैच हमारी स्टार्ट हो चुकी, मतलब एडमिशन शुरू होना हो चुका है। अभी मैं एक स्पेशल ऑफर के तहत 1999 में एडमिशन ले रहा हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स आपके जानने में से होंगे, आप प्लीज़ उनको इन्फॉर्म करेंगे, हमारे इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करेंगे। ऑफलाइन सेंटर जो हजारीबाग में रन हो रही है, वहाँ पे आप एडमिशन उसका सुनिश्चित करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधा तौर पे मैं बात करता हूँ कुछ सेलिब्रिटीज का, जिसमें से पहला जो नाम आता है वो वीएस नायपॉल का आता है। देखिए आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे वीएस नायपॉल साहब का जो है सो हमने यहाँ पिक लगा रखा है। तो वीएस नायपॉल, पहले मैं बात करूंगा वीएस नायपॉल है कौन। तो वीएस नायपॉल एक बहुत बड़े राइटर है, कॉस्मोपॉलिटन राइटर है, और 2001 में इनको ना नोबेल प्राइज मिला है। 2001 में क्या मिला इनको, नोबेल प्राइज मिला है। एक सेकंड मुझे टाइम देंगे चीजों को सही करने में, ठीक है। तो ये है वीएस नायपॉल साहब। ठीक है, वीएस नायपॉल साहब का क्या मानना है पहले आप देख लेंगे। ठीक है, तो वीएस नायपॉल एक तरफ से आप कह सकते हैं कि ये क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। इनका कहना है कि नहीं, इंटरव्यू गलत चीज है, इंटरव्यू भैया अच्छा चीज नहीं है। तो क्यों गलत है और क्या है इंटरव्यू, पहले हम जान लेंगे, उसके बाद चीजों को समझ लेंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अब से लेकर के लगातार आपकी वीडियोस आता रहेगा और हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत अच्छे से तैयार करवाया जाएगा। ठीक है, तो वीएस नायपॉल साहब, आप इतना जान लेंगे कि ये बहुत बड़े राइटर हैं, 2001 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो वीएस नायपॉल ना मानते हैं कि जो भी लोग इंटरव्यू देते हैं ना, वो उंडेड हो जाते हैं। उंडेड का मतलब समझते हैं ना, उसको चोट पहुंचती है, वो लोग इंजर्ड हो जाते हैं। मतलब ऐसा मानते हैं कि जो लोग इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं, इंटरव्यू जो दे रहे हैं, वो लोग ना, उनको आघात पहुंचता है, चोटिल हो जाता है। अच्छा, ये मानते हैं, वीएस नायपॉल साहब मानते हैं कि इंटरव्यू देने का मतलब है कि हम अपने लाइफ के कुछ पार्ट को खो देते हैं। लाइफ के कुछ पार्ट को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी प्राइवेसी को खो देते हैं।
आप एकक राइटर की बातों को बढ़िया से समझ के रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं पहली बात किनका करा, वी.एस. नायपॉल साहब। वी.एस. नायपॉल के बारे में आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। तो वी.एस. नायपॉल 2001 में इनको नोबेल प्राइज मिली थी, कॉस्मोपॉलिटन राइटर हैं, ठीक है। ट्रेवलेज भी बहुत ज़्यादा लिखे थे इन्होंने। ये मानते हैं कि इंटरव्यू देना उंडेड, मतलब इंटरव्यू जो देते हैं ना वो उंडेड हो जाते हैं, उनको चोट चोट पहुंचाया जाता है। और इंटरव्यू देने का मतलब अपनी लाइफ की कुछ पार्ट को क्या होता है, खोना होता है। तो आपने पहला ये जो चीज़ें इनका जो कहना है इंटरव्यू के प्रति जो ये सोचते हैं, मैंने यहाँ पे रख दिया, आप चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट भी रखना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी रख लेंगे, ताकि बाद में आपको कोई समस्या नहीं होगा। चलिए, यहाँ तक चीज़ों को समझ में आपको आ गया होगा बच्चे, कोई समस्या नहीं है। फिर हम आते हैं एक दूसरा पर्सनालिटी पे, जिनका नाम है लेविस कैरोल। पहले मैं बताना चाहूंगा, लेविस कैरोल जो है वो किनका क्रिएटर है, तो अलाइस इन वंडरलैंड, अलाइस इन वंडरलैंड के क्रिएटर हैं, ठीक है। अलाइस इन वंडरलैंड जो है सो एक मतलब ये मान सकते हैं कि ये इस पे एक मूवी भी बनी है। तो ये मूवी है, ठीक है, अलाइस इन वंडरलैंड, ठीक है। तो अलाइस इन वंडरलैंड का ना एक क्रिएटर है कौन, लेविस कैरोल। और लेविस कैरोल के बारे में बताना चाहूंगा कि ये क्या मानते हैं इंटरव्यू को। ये कहते हैं कि भाई जस्ट अ हॉरर ऑफ इंटरव्यूअर, मतलब इनको डर लगता है ना, किनको, लेविस कैरोल को डर लगता है, किनसे डर लगता है, इंटरव्यूअर से लेता है। मतलब ये भागते हैं इंटरव्यू को ना देने से, अवॉइड करते हैं। कारण क्या है, चूंकि ये डरते हैं फेमस होने से, ये डरते हैं कि हमारा जो फेस है वो लाइमलाइट पे ना आ जाए, लोग हमारी सक्सेस को यूं ही देखे बस। हम नहीं चाहते कि हमारा सक्सेस बस इसलिए हो कि लोग हमारे पास पहुंच के आए, चूंकि हमारा जो निजी लाइफ है ना उसमें फ्रीडम मेमोरी नहीं होगी, हम स्वतंत्र रूप से नहीं जी पाएंगे। तो ये फेमस होने से इनका फेस हाईलाइट ना हो जाए, इसीलिए से डरते हैं कि लोग हमें हमारी काम के लिए जाने, हमें ना जाने पर्सनली। तो ये ना डरते हैं कि हम फेमस कहीं ना हो जाए, इसीलिए इंटरव्यूअर को ना अवॉइड करते हैं, ठीक है। इनका कुछ और भी वर्क है, जैसे कि आप देख सकते हैं द टाइम मशीन, है ना, द इनविजिबल मैन। तो आपसे यहां से भी सवाल बन सकता है द टाइम मशीन किनका लिखा हुआ है, तो लेविस कैरोल साहब का। द इनविजिबल मैन किनका है, तो लेविस कैरोल साहब का। अभी इससे पहले मैंने वी.एस. नायपॉल साहब को करवाया था, जो क्या मानते हैं, इंटरव्यू को उंडेड मानते हैं, कि जो लोग जो इंटरव्यू देते हैं ना वो उंडेड हो जाते हैं, और वो अपने लाइफ के कुछ पार्ट्स को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। वहीं लेविस कैरोल का मानना है कि भाई इनको डर लगता है, इंटरव्यूअर से डर लगता है। ये कहते हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि हमारे जो जान पहचान के इवन लोग हैं ना वो भी हमसे दूर रहे, मैं अपनी निजी लाइफ में ना किसी को आने नहीं दूंगा, वो हमारी निजी लाइफ को हस्तक्षेप करके ना चला जाए, इंटरप्ट करके ना चला जाए, ठीक है। तो आपने अभी दो पर्सनालिटी के बारे में जाना और दोनों के बारे में जाना राय कि ये लोग क्या सोचते हैं, ओके। तो आगे फिर मैं बढ़ता जाऊंगा, तो आप लोग को सब चीजें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपका समय थोड़ा सा कम है, सेल्फ मोटिवेट रहना है आपको और चीजों को बढ़िया से करना है, ठीक है। समय कम है, समय को यूटिलाइज कीजिए और आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा और मजबूत कीजिए। अपने आप जब आप मजबूत रहिएगा तो फिर आपको कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। कुछ स्टूडेंट्स का ये सोच रहा है कि सर इतनी कम समय में मैं कैसे करूंगा, अभी समय कम नहीं है भाई आपके पास। अभी जब एग्जाम होगी जैक बोर्ड का, आई थिंक 14 फरवरी या 13 फरवरी से एग्जाम है, और अभी सिर्फ आज 2 तारीख है। तो कुल मिलाकर कह लीजिए कि अभी आपके पास कंप्लीट 1 महीना 10 दिन का टाइम है, और यही टाइम जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। मैं बताना चाहूंगा क्यों होता है, क्योंकि आपने जो पूरा साल पढ़ा ना, बाकी स्टूडेंट्स भी उतना ही पढ़ा, लेकिन इस टाइम जो अधिक मेहनत करेगा ना रेस में वो जीतेगा, ठीक है। तो बाकी समय आपने क्या करा डजंट मैटर, लेकिन इस समय आपको क्या करना है वो आपको तय करना है, चूंकि ठीक है, चूंकि मतलब कहा भी जाता है ना दोस्त, मैं इस पे एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगा जहां पे आप चीजों को देख सकते कि हौसला ना हार, हौसला ना हार, कर सामना जहान का, हौसला ना हार, कर सामना जहान का, देख गौर से रंग बदल रहा आसमान का, देख गौर से रंग बदल रहा आसमान का, ये तेरी शिकस्त, ये तेरी शिकस्त का रंग नहीं तेरी जीत का रंग है, ये तेरी शिकस्त का नहीं तेरी जीत का रंग है। जिंदगी यूं ही आसान नहीं, जिंदगी हर कदम में जंग है, जिंदगी में हर कदम में जंग है, और तुम जीत जाएगा अगर तुम्हारे संग हम हैं। तो आप चिंता ना करें, बहुत पॉजिटिवली मैं चीज़ों को लेकर के चलूँगा, जहाँ पे मैं आपसे हर एक तरीके से, जब तक एग्ज़ाम आपका ना हो जाए तब तक मैं मोटिवेट करता रहूँगा। एग्ज़ाम के प्रति क्या सोचना है आपको, क्या चीज़ें करनी है, इंग्लिश में खासतौर पे लैंग्वेज पेपर में आपको दिक्कत होने देने नहीं है। अभी से लेकर बहुत समय है और हमारे पास
अभी ऐसे क्लासेस बची हुई मैराथन क्लास, जहाँ पे मैं 3-3 घंटे 2-2 घंटे क्लास लेकर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाऊंगा, जहाँ से आपका एक क्वेश्चन 30 आउट ऑफ 30 आप आसानी से स्कोर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। तो आपने अभी दो व्यक्ति के बारे में जाना, एक है वी.एस. नायपॉल साहब और दूसरा है लेविस कैरोल। कौन है? लेविस कैरोल। तो आपको वी.एस. नायपॉल के बारे में दोबारा याद कराता हूँ। वी.एस. नायपॉल साहब जो कॉस्मोपॉलिटन राइटर हैं और ये इन्होंने 2001 में नोबेल प्राइज लिए। ठीक है, आगे मैं बताना चाहूंगा ये क्या कहते हैं इंटरव्यूअर को ये मानते हैं कि वो वुंडेड है, मतलब उनको लगता है कि वो लोग चोट पहुंचता है उनको, और ये वो कहते हैं कि लाइफ में कुछ पार्ट्स को खोना है इंटरव्यू देने का मतलब। ठीक है, लेविस कैरोल डरते हैं कि हम कहीं फेमस ना हो जाएं। ठीक है, तो इनका कुछ ठीक राय नहीं है इंटरव्यू में। आगे मैं बताता हूं। हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है रुडयार्ड किपलिंग। प्यारे बच्चों, यहां से भी सवाल आपको देखने को मिलेगा और जरूर मिलेगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इस चैप्टर से, चूंकि यहाँ पे अब सिलेबस थोड़ा रिड्यूस करा गया है, तो मतलब ज्यादा संभावना नहीं है कि इससे यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट देख लेंगे आप। ठीक है, तो रुडयार्ड किपलिंग याद रखेंगे। रुडयार्ड किपलिंग जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, रुडयार्ड किपलिंग जो है सो ये जंगल बुक में यहाँ लिखना चाहूँगा, जंगल बुक है ना, तो जंगल बुक के ये ऑथर है। कौन है? रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक के जो है सो ऑथर है। और इनका भी जो है ना इंटरव्यू के प्रति वो क्या है, कंडेमेंट्री एटीट्यूड है, यानी निंदात्मक रवैया है। मतलब ये भी निंदा करते हैं, ये भी मतलब इंटरव्यू को क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, कंडेम करते हैं। ठीक है, कंडेम का मतलब क्या होता है? निंदा करना। ठीक है, तो इनकी एटीट्यूड क्या है? कंडेमेंट्री एटीट्यूड है, निंदात्मक रवैया है। और इनकी वाइफ है कैरोलिन। ठीक है, इनकी वाइफ है कैरोलिन, और कैरोलिन अपनी डायरी में मेंशन करती है कि बोस्टन एक शहर है, तो बोस्टन से कैसे दो इंटरव्यूअर्स ना उनका 14 अक्टूबर 1892 का दिन डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया सिर्फ पूछताछ में, और रिजल्ट कुछ हुआ नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आप रुडयार्ड किपलिंग की जो पत्नी है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। कौन इनकी पत्नी? कैरोलिन है। और कैरोलिन अपनी डायरी में मेंशन करती है कि दो इंटरव्यूअर्स जो कहाँ से थे, बोस्टन से थे, उन्होंने 14 अक्टूबर 1892 में कैसे उसके दिन जो है उस दिन पूरा स्पॉइल कर दिया, यानी बिगाड़ दिया। बात समझ में आ गया? मैं आपको क्या बताने वाला हूं यहाँ पे, मैं बताना चाहूंगा कि लेकिन ये जो है रुडयार्ड किपलिंग का सोच क्या है इंटरव्यू के प्रति, ये कहते हैं कि ये निंदा करते हैं। मैं बता रहा हूं, ये मानते इमोरल है इंटरव्यू को, क्या मानते हैं? इमोरल का मतलब अनैतिक मानते हैं, क्राइम मानते हैं। देखो क्राइम मतलब ये कहते हैं कि जितना अटैक किसी व्यक्ति के ऊपर अटैक करना मतलब के बराबर ये क्राइम है। ठीक है, किसी व्यक्ति पे अगर कोई अटैक कर रहा है ना डायरेक्टली, तो इंटरव्यू ले रहा है, इसका मतलब वो अटैक कर रहा है, तो क्राइम मानते हैं। कौन? रुडयार्ड किपलिंग क्राइम मानते हैं। असॉल्ट मतलब हमला। ठीक है, असॉल्ट मानते, क्राइम मानते, इमोरल मानते। तो इंटरव्यू के प्रति इनका मतलब जो सोच है वो ये है, ये कंडेम करते हैं इंटरव्यू को। ये इनको लगता है कि इंटरव्यू लेना और देना एकदम क्राइम है, इमोरल है, असॉल्ट है। ठीक है, और इनको लगता है कि इंटरव्यूअर को ना पनिश करना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। भाई इंटरव्यूअर हमारी निजता को खत्म कर देती है, हमारी प्राइवेसी को खत्म कर देती है, तो ये सोचते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये कुछ दिनों के बाद ना खुद किसी एक पर्सनालिटी के ऊपर असॉल्ट करा, हमला करा। इन्होंने खुद इंटरव्यू लिया मार्क ट्वेन का। किनका? मार्क ट्वेन का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रुडयार्ड किपलिंग ने खुद किनका इंटरव्यू करा था, तो मार्क ट्वेन का। किनका? मार्क ट्वेन का। ठीक है, इन्होंने इंटरव्यू करा था। तो रुडयार्ड किपलिंग के बारे में जो चीजें, अभी मैं 3 बात कर रहा हूं। पहला हमारा वी.एस. नायपॉल हो गया। चलो मैं दोबारा याद कराता हूं बच्चे, वी.एस. नायपॉल को लेकर के क्या सोचना है। वी.एस. नायपॉल कहते हैं कि इंटरव्यूअर ना वुंडेड है, और उनमें इंटरव्यू देने का मतलब है कि अपने लाइफ के कुछ पार्ट्स को खोना। अब मैं आता हूं किनके ऊपर? लेविस कैरोल। लेविस कैरोल कौन है? तो हमने कहा अलाइस इन वंडरलैंड के क्रिएटर है। ओके, वो डरते हैं कि कहीं वो फेमस ना हो जाए, इसीलिए अवॉइड करते हैं इंटरव्यूअर को, है ना। वो कहते हैं कि मैं चुप रह करके अपनी कामों पे ध्यान देना चाहूंगा और सक्सेस में मेरी होगी। ठीक है, अब मैं आप बात करूं रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक के ऑथर है। ओके, और ये कंडेमेंट्री एटीट्यूड से देखते हैं। और इनकी जो पत्नी कैरोलिन, वो कहते हैं कि कैसे बोस्टन से उनके जो रिपोर्टर्स हैं, इंटरव्यूअर्स हैं, वो उसके एक दिन जो है सो तबाह करके रख दिया था। समझे? तो वो अपनी डायरी में मेंशन करती है। क्या सोचते हैं रुडयार्ड किपलिंग? इमोरल सोचते हैं, क्राइम इनका सोच है, इमोरल है कि इंटरव्यू क्या है, इमोरल है, क्राइम है, सॉल्ट है। ओके, लेकिन खुद इन्होंने इंटरव्यू लिया था किनका? मार्क ट्वेन के। प्यारे बच्चों, हाँ, जिस तरह से आप लास्ट लेसन लोस्ट स्प्रिंग को देखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही चैप्टर नहीं है। यहाँ पे अलग अलग सेलिब्रिटीज का जो पॉइंट्स हैं इंटरव्यूज के प्रति, वो क्या है, वो चीजों को समझना है। और मैं फिर लास्ट में ना चीजों को एक साथ ला करके आपको समराइज कर दूंगा, और वो आसानी से आपके दिमाग में चली जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। मैं आज ऐसे प्रश्न भी लाया हूं,
और ये प्रश्न से बाहर जाने का एकदम चांसेस नहीं है। ऑलमोस्ट सारे सवाल, अगर कोई भी सवाल आता है तो ऑलमोस्ट मतलब जितने प्रश्न हमने लिया है ना बच्चे, बस वहीं से आएंगे, ठीक है। तो इस बात को जरा सा आप ध्यान से देखेंगे। चलिए, हमने रुडयार्ड किपलिंग की बात कर लिया, अब बात मैं करता हूं नेक्स्ट। ये आपके हैं एच जी वेल्स साहब, ठीक है। एच जी वेल्स साहब हैं। एच जी वेल्स जो है सो इंग्लिश नॉवेलिस्ट है और जर्नलिस्ट है, ठीक है। ये कहते हैं कि इनका मानना है कि ये कठिन परीक्षा है ना, कठिन परीक्षा मानते हैं। किनको कठिन परीक्षा मानते हैं? ये कहते हैं भाई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम के तौर पे आप इनको देखते हैं, ये देखते हैं इंटरव्यू लेना। ये कहते हैं भाई बड़ा ऑडिल है यार। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये फ्रीक्वेंट इंटरव्यू बना रहे। इंटरव्यू देने को ये बड़ा कठिन परीक्षा माने हैं, लेकिन ये लगातार इंटरव्यू देते रहते थे। और 40 साल के बाद इन्होंने खुद ना जोसेफ स्टालिन का रिपोर्टिंग करा था, इंटरव्यू लिए थे। और जोसेफ स्टालिन कौन है? तो एक रशियन रिवॉल्यूशनरी है, ओके। रूस के क्रांतिकारी हैं जिनका नाम है जोसेफ स्टालिन, जिन्होंने जो है सो 40 साल के बाद एक्चुअली कौन, तो एच जी वेल्स इंटरव्यू लिए थे, जिन्होंने ये खुद मानते हैं कि ये कठिन परीक्षा है। तो यहाँ पे राइटर जो है आपका क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, आपको याद है ना या भूल गए? ठीक है, नाम थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, एक दो बार दिक्कत होगा तो चीज़ों को मतलब थोड़ा सा पीछे करके देख लेंगे, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रही है, ओके। तो अभी इससे पहले मैंने कितने लोगों की बात करा? वी.एस. नायपॉल की बात करा, ठीक है। चलिए, वी.एस. नायपॉल के बाद लेविस कैरोल की बात करा, फिर रुडयार्ड किपलिंग की बात करा, और फिर मैं किन से बात कर रहा हूँ, किन के बारे में? मैं एच जी वेल्स साहब की बात कर रहा हूँ, ओके। मैं चलो लास्ट में सब चीज़ों को एक साथ समराइज कर दूंगा, आपको चिंता करने की बात नहीं। ये कठिन परीक्षा मानते हैं, लेकिन बार बार ये इंटरव्यू भी बने रहे, मतलब इंटरव्यू देते थे। 40 साल के बाद इन्होंने खुद जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिए थे, जो कि एक रशियन रिवॉल्यूशनरी थे, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूं और सीधा मैं आता हूं सॉल बिलो। प्यारे बच्चों, सॉल बिलो जो है सो एक प्ले राइट थे और नॉवेलिस्ट थे, ठीक है। ये तो हद कर दी भाई, ये इंटरव्यू को मान रहे हैं कि भाई इंटरव्यू ऐसा है जैसा कि कोई किसी को गला दबाना, गला दबा करके बोल रहा है कि भाई सच बोलो, बोलो बोलो सच बोलो ना, तो वरना मैं क्या कर दूंगा समझ लो। तो ऐसा है भाई, मतलब हमारी कुछ ऐसे भी बातें जिसको बोलना नहीं था, जिनको पब्लिकली मतलब ये अनाउंस नहीं करना था, इंटरव्यूअर्स उसको निकाल लेते हैं। क्योंकि इंटरव्यूअर्स को क्या चाहिए? इंटरव्यूअर्स को चाहिए कोई भी चीज़ हाईलाइट करने के लिए उसको मसाला चाहिए, है नहीं? तो वो मतलब कुछ भी निकाल देते हैं, किसी भी तरह से फंसा देते हैं। तो कह रहे हैं कि इस तरह फंसा देते हैं जैसे कि किसी को गला दबाना है, थंब प्रिंट की तरह है, ठीक है। तो ये मानते हैं, थंब प्रिंट मानते हैं, ठीक। एक और है नाम डेनिस ब्रेन, लेकिन इनका राय ना थोड़ा पॉजिटिव है। ये नहीं कहते कि इंटरव्यू गलत चीज है, ये कहते हैं कि इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन, कि इंटरव्यूअर ना भाई एक पोजीशन को होल्ड करता है। और लिटरली यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बात को समझने का प्रयास कर, उसको इन्फ्लुएंस पावर मानता है उनको, मतलब अभूतपूर्व शक्ति और प्रभाव की स्थिति को ये समझते हैं कि नहीं इंटरव्यू ना अच्छी चीज है। लोगों की मतलब कॉन्फिडेंस में इंक्रीज होता है, लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं। उसके बाद मतलब हमें वो चीज़ जिनके बारे में जानना बहुत मुश्किल था ना, हम उन लोगों के बारे में जान सकेंगे। वो चीज़ जिनके बारे में हम लोग आज से पहले मतलब हमारी स्थिति ये थी कि हम नहीं जान पा रहे थे उसको, लेकिन मैं जान जाऊंगा। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है डेनिस ब्रेन, इनका कुछ कहना ठीक था इंटरव्यू के प्रति। तो अब मैं पूरे यहाँ पे टोटल जितने लोग थे जिनका क्या मानना था वो मैंने कर दिया था। पार्ट 2 आपका शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं प्यारे बच्चों आपको बताना चाहूंगा पार्ट 1 की कंप्लीट, ओके। तो पार्ट 1 में आप कितने लोगों को जाना, तो मैं आपको शुरुआत से याद कराना चाहूंगा। वी.एस. नायपॉल, वी.एस. नायपॉल के बारे में आपको याद रखना है कि 2001 में उनको नोबेल प्राइज मिला था, ओके। चलिए लिटरेचर में आगे मैं बढ़ता हूं, सीधा बताता हूं वी.एस. नायपॉल क्या मानते हैं। वी.एस. नायपॉल मानते हैं कि इंटरव्यूअर्स जो हैं वो उंडेड किए जाते हैं, यानी छोटील किया जाता है इंटरव्यूअर्स को, ओके। वो कहते हैं कि इंटरव्यू देने का मतलब है कि अपनी लाइफ के कुछ पर्सनल पार्ट्स को खो देना। अब आता हूं लेविस कैरोल। लेविस कैरोल कौन है? तो ये अलाइस इन वंडरलैंड एक मूवी है, उनका एक क्रिएटर है। और वो कहते हैं कि मुझे डर लगता है इंटरव्यूअर से, उनको डर लगता है कि भाई वो कहीं उसकी फेस को हाईलाइट नहीं कर दे और लोग जो है उसके पीछे ऑटोग्राफ्स लेने के लिए दौड़ना पड़े, और वो खामोखा जिंदगी में जो उसकी ज़िंदगी बहुत सुखद है, प्लीजेंट है, प्लेजर वाली ज़िंदगी है, वो खामोखा यूँ बदनाम ना हो जाए। तो वो डरते हैं, अवॉइड करते हैं इंटरव्यूअर से, ठीक है। मैं इनके बारे में बात करा। अब थर्ड आता है रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग के बारे में मैंने कहा, रुडयार्ड किपलिंग ये क्राइम मानते हैं, इनको इंटरव्यू को क्राइम मानते हैं, सॉल्ट मानते हैं, ओके, और इमोरल मानते हैं। इनकी पत्नी है कैरोलिन, जिन्होंने 14 अक्टूबर 1892 में कैसे उनके 2 इंटरव्यूअर्स ने उसके वो दिन को खराब करा था, इसके बारे में भी वो बताने का प्रयास करते हैं। रुडयार्ड किपलिंग कौन है भाई? रुडयार्ड किपलिंग है जंगल बुक के ऑथर, ठीक है। उसके बाद में आया एच जी वेल्स। एच जी वेल्स कहते हैं कठिन परीक्षा ये,
कठिन परीक्षा है, लेकिन वो कठिन परीक्षा में बैठते थे, ठीक है। और 40 साल के बाद तो उन्होंने जोसेफ स्टालिन का खुद इंटरव्यू करे थे, जो कि एक रशियन रिवॉल्यूशनरी थे, ठीक है। इस बात को समझेंगे। एच जी वेल्स के बाद कौन आ रहा है? एच जी वेल्स के बाद सॉल बिलो। सॉल बिलो कहते हैं कि थंब प्रिंट है भाई, इंटरव्यू लेना। उसके बाद एक कौन आया लास्ट में, आपको मैंने यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट में है कौन? डेनिस ब्रेन, जिनका थोड़ा सा कुछ ठीक मानना है इंटरव्यू को लेकर के। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 1 से बस इतना ही आपको जानना है चीज़ों को लेकर के, फिर क्लियर हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आपके परीक्षा में आएंगी, और जहां तक मुझे लगता है तो क्लियर आपको हो जाएगा। मैं इसमें ना इस क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी शामिल किया हूं, तो आपको एंड तक देखना है, ऐसा नहीं कि भाई क्लास खत्म हो गई, ठीक है। हाँ, नए स्टूडेंट्स जितने भी होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अगर समझ में आएगा तो बिल्कुल लाइक करना। कमेंट करना ना भूलें, बच्चे कमेंट करेंगे क्या चीज़ें दिक्कत हो रही है, क्या समझने में आपको परेशानियां हो रही है, मैं उसको देखूंगा, ठीक है। आगे बढ़ूँ मैं यहाँ पे, चलिए ठीक है। चलिए, हमारे पास अब पढ़ने को आ गया हमारा पार्ट 2। तो मैं हर एक चीज़ों को यहाँ पे लिख करके रखा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। और आसानी से समझने के लिए आपको थोड़ी सी मन लगाना पड़ेगा, यूं ही जैसे तैसे वीडियो देखोगे तो क्लास नहीं होगा। मैं तो कहता हूं भाई, आपको जो भी क्लासेस करनी होती है ना, खासतौर पे ऑनलाइन क्लासेस, उनके लिए आपको एक पेपर और पेन की ज़रूरत पड़ती है, और आप प्लीज़ उसको नोट करना सीखो, ठीक है। क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है मुझे तो समझ आ रहा है, वो सो करके, कंबल ओढ़ करके या फिर कहीं बैठ करके चीज़ों को देख लेता है, लेकिन उनको तत्काल में लगता है कि भाई मैं तो समझ गया, आई एम गेटिंग व्हाट टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो मुझे समझ आ रहा है। बट मैं बताना चाहूँगा, वो टेम्परेरी होता है, वो मोमेंट्री होता है। थोड़े दिनों के बाद ना वो चीज़ें आपके पास इतनी मजबूती से नहीं खड़ा रहता है। इसीलिए जब आपके पास एक नोट्स होगा, जब आप चीज़ों को लिखेंगे, आधा बच्चे का ना तैयारी इसलिए ख़राब हो जाता है क्योंकि उनके पास ना एक सिस्टमेटिकल नोट्स नहीं बन पाया। जब मैं चीज़ों को लिखवाता गया, वो यूं ही उसको मजाक मस्ती में लेकर चला गया। लास्ट में कहता है कि सर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, आपने पढ़ाया है क्या मेरे को? भाई मैंने पूरी साल पढ़ाया मेन बैच स्टूडेंट्स को, और अब बोल रहे कुछ स्टूडेंट्स के सर आपने कुछ पढ़ाया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है लास्ट में। तो भाई आपको कैसे समझ में आएगा? आपने पूरे साल मस्ती करा है, ठीक है, आपने चीज़ों को नोट नहीं करा। अब आपके पास जो चीज़ें मैं 4 महीना 5 महीना पहले करवाया स्टोरी, वो भी आपके पास हट गया। आज के समय में सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि भाई एक कहानी आपको कैसे हाथ दिलवाएगा यार। 4 महीने 5 महीने पढ़ाए मैंने कॉन्सेप्ट को, वो थ्योरी को, वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगा जितना कि सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा प्रभाव कर रहा है स्टूडेंट्स के लाइफ में आकर के, वो चीज़ें याद रहेंगे यार, नहीं नया नया चीज़ें। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, और फ्यूचर में भी आप ऐसा गलती ना करें। अगर 12th आपकी किसी वजह से ख़राब हो रही है और आपका इच्छा है कि नहीं भैया मेरा फर्दर स्टडी जो बहुत तगड़ा हो, तो प्लीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, चाहे आप क्लास ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, डजेंट मैटर बच्चे, बट वो आपके नोट्स में होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, ताकि वो बाद में आप उसको एकदम बढ़िया से ना, मतलब स्कैन कर सके, चीज़ों को एक साथ कर सके और समय पे कर सके। अब जिनके पास नोट्स ही नहीं, वो क्या करेंगे यार, कहाँ से मटेरियल को लाएंगे, है नहीं। तो प्लीज़ इस बात पे आप मेरी बातों पे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ, चीज़ों को लेकर के चलता हूँ। हमारा आगे इंटरव्यू का ही पार्ट 2, मैंने शुरुआत में कहा था बच्चे इसमें 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 हमने खत्म कर दिया, पार्ट 2 हम बात करेंगे अभी। पार्ट 1 में आप अलग अलग सेलिब्रिटीज़ की राय को जाना था। यहाँ पे 2 लोगों के बारे में ज़्यादा बातचीत हुई है, इन्हीं 2 लोगों के बीच ये कहानी, ये जो स्टोरी है वो घूमती है, ठीक है। पहला है मुकुंद पद्मानवन, ठीक है, आप जान लीजिए मुकुंद पद्मानवन साहब ये है, मुकुंद पद्मानवन, ये है द हिंदू का रिपोर्टर है, ठीक है, आप इनको इंटरव्यूअर मान सकते हैं, ठीक है। और सेकंड हमारा जो है वो है प्यारे बच्चों अम्बर्टो इको। कौन है? अम्बर्टो इको। अब अम्बर्टो इको कौन है? एक प्रोफेसर है, और ये कहाँ का प्रोफेसर है? तो बुल्गाना इटली। कहाँ के? ब्लोगना इटली, ब्लोगना इटली के प्रोफेसर हैं अम्बर्टो इको। काफ़ी बहुत सक्सेसफुल इंसान है ये, काफ़ी बड़े चेहरा है। क्यों? इसका कारण क्या है मैं बताना चाहूँगा। तो बताना चाहूँगा ये ना 50 साल की उम्र में ना स्टार्ट करे नोवेल लिखना, और जहाँ पे लोग 50 साल की उम्र में आने के बाद कहते हैं कि यार नहीं अब तुम्हारी ज़िंदगी कट गई, अब मैं क्या करूँगा, वहाँ पे ये एक ऐसा स्टेप लेते हैं ना जहाँ से उनकी प्रसिद्धियाँ और बढ़े। तो ऐसे भी कहा जाता है कि ना लोगों को रुकना ही नहीं चाहिए। लोग कहते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे, हमें क्या होगा, काम नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा काम, हमारा लाइफ स्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी के लिए लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ यार गलत है। आप स्टेबिलिटी के लिए कितना करे हुए चीज़ों को, हर जगह काम है, जब तक आपकी सांसें चल रही है ना इंसान को काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो 50 साल में जहाँ पे अधिकांश लोगों का सपना एकदम मर जाता है, जहाँ पे कोई चीज़ करने की जो एबिलिटी वो खत्म हो जाती है, वहाँ पे ये शुरू करे। तो एट द एज ऑफ 50 स्टार्टेड टू राइट नॉवेल। ये कहते हैं मैं संडे को नॉवेल लिखता हूँ। देखो यार कितना, मतलब कितना बेहतरीन इंसान है, जहाँ पे संडे को ना लोग कहते हैं यार भाई पूरा दिन थोड़ी काम करनी यार, पूरा दिन काम करा,
पूरा वीक मैंने काम करा, संडे को एक दिन मिलता है छुट्टियां उठियां करने की, कहीं जाऊंगा घूमने के लिए। लेकिन ये कहते हैं नो 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 नो, वो टाइम भी हम यूज करेंगे, ठीक है, वो टाइम भी यूज करेंगे, क्योंकि हम इस धरती पे सिर्फ काम करने के लिए आए हैं। रिलैक्स थोड़ी है, रिलैक्स करने, काम में ही रिलैक्स है यार, काम करके ही रिलैक्स मिलता है। तो इनका ये कहना है कि नहीं, मैं एम्प्टी स्पेस को यूज करता हूं। अब एम्प्टी स्पेस क्या है मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, पहले आप समझ लो। तो अभी अपने दो लोगों को जाना, एक जाना मुकुंद जी को, दूसरा जाना अंबरटो जी को, ओके। एक मुकुंद जी को, दूसरा अंबरटो जी को। मुकुंद जी इंटरव्यूअर हैं और ये इंटरव्यूअर वो लोग होते हैं जो इंटरव्यू को लेते हैं, और इंटरव्यू वो होते हैं जो इंटरव्यू को देते हैं। समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? इस बात को समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो चलिए, तो अब आप जानेंगे मुकुंद जी और अंबरटो इको के बारे में क्या चीज बात हुई। पहले मैं बताना चाहूंगा इनके कुछ कामों को। इन्होंने 40 प्लस स्कॉलरी वर्क्स करा है। स्कॉलरी वर्क्स क्या होता है? जो मतलब यूनिवर्सिटी में रिसर्च के दौरान जमा किया जाता है, ठीक है, और उन पे जो हाईलाइट होता है, जो पब्लिश होता है, उसको कहते हैं स्कॉलरी वर्क्स। तो 40 प्लस स्कॉलरी वर्क्स आप याद कर लीजिएगा। और इन्होंने स्कॉलरी वर्क्स ना 22 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिए थे, ठीक है। ये अपने कॉलेज में सबसे पहले जो डिसर्टेशन डाले थे वो 22 साल की उम्र में डाले थे, और वो इतना अच्छा था कि उसको हाईलाइट करके पब्लिश कर दिया गया, ठीक है। तो 40 प्लस स्कॉलरी वर्क्स इनका है। 5 नॉवेल है इनका, है ना। टेक्स्ट राइटर है ये, एकेडमिक राइटर है, और इनका एक बहुत फेमस नॉवेल है जिनका नाम है द नेम ऑफ द रोज। याद रख लीजिएगा प्यारे बच्चों, द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज इनका एक बहुत बड़ा नॉवेल है, सॉरी बहुत प्रसिद्ध नॉवेल है, जिनका 10 मिलियन कॉपीज इन्होंने बेच दिया था। ये बात कर रहे हैं तब बोल रहे हैं कि 10 मिलियन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि 10 मिलियन यानी सीधा 1 करोड़ इसकी कॉपीज हमारा सोल्ड होगी, ठीक है, लेकिन बिक गया। ओके, ये यूज करते हैं एम्प्टी स्पेस को। एम्प्टी स्पेस क्या होता है बच्चे? एम्प्टी स्पेस ना, वो कहते हैं कि देखो एम्प्टी स्पेस क्या होता है मैं बताना चाहूंगा। कहता है कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे मुकुंद जी को कह रहे हैं कि आप हमारे पास आ रहे हैं हमारे घर, और आप फर्स्ट फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक आ रहे हैं, लिफ्ट का यूज कर रहे हैं, और आप आ रहे हैं फर्स्ट फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक, जो आपका आने का समय है ना, तो मैं सिर्फ उसमें प्रतीक्षा नहीं करूंगा, आपका वेट नहीं करूंगा, तब तक मैं एक आर्टिकल्स लिख रहा या फिर लिख चुका हूं। मान लीजिए कोई लोग बस पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस में ट्रैवल करते तो उसको लगता है यार मैं सिर्फ ट्रैवल करता हूं, लेकिन कई लोग हैं ना बस में ट्रैवल करते करते अपने काम कर लेते लैपटॉप में, ठीक है। तो वो ना एम्प्टी स्पेस का यूज करा, उसने कहा यार ट्रैवलिंग करने के साथ साथ मैंने ये भी काम करा अपना। तो ये कहते हैं कि मैं किसी भी कार्य को ना किसी एक पार्टिकुलर एंगल से नहीं देखता कि भाई आप आ रहे मेरे पास, तो भाई आपका मैं इंतजार के लिए सिर्फ बैठा रहा, वहां मैं कोई टाइम यूटिलाइज नहीं करा। सपोज कि मैं आपने किसी को टाइम दिया रेस्टोरेंट में, वो आने वाला था, बट वो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट किसी वजह से लेट हो गया, ओके, ट्रैफिक में फंस गया। अब आप 15-20 मिनट में क्या कर रहे हो भाई? आपने मोबाइल निकाला, रील्स देखना शुरू करा, टपाटप चीज़ों को, मतलब समझ रहे हो ना, टपाटप का मतलब यहाँ पे स्क्रॉल करते चले गए, चीज़ों को देखते चले गए। लेकिन अंबरटो इको साहब कहते हैं कि नहीं यार, वहां पे मेरा ना वो टाइम हमारा है, वो किसी और का टाइम नहीं है, वो मेरा टाइम है और मैं उसको यूज करूंगा। तो वो हमारा एम्प्टी स्पेस है। और इस तरह हमारे पास ढेरों समय है। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम इतना बिजी है, हमारे पास समय नहीं है। यार बहुत समय है आपके पास, आप करो तो सही। अब इनकी विचारधारा से तो मिलो। अंबरटो इको साहब जैसे सोचते हो वैसे सोचो तो सही, बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है। तो ये अंबरटो इको ये एम्प्टी स्पेस को यूज करते हैं, और ये एम्प्टी स्पेस को कहते हैं, क्या कहते हैं? इंटरस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इंटरस्टेसिस कहते हैं, इंटरस्टेसिस कहते हैं, ओके। तो इनके बारे में आपने जान लिया प्यारे बच्चों, और इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ, अब हमारे पास ना पार्ट 2 के लिए इतना ही था। आप इतना चीज़ों को जान लीजिएगा। द नेम ऑफ द रोज किसने लिखा, वो नॉवेल कब लिखते हैं, एम्प्टी स्पेस क्या होता है, मुकुंद जी कौन थे, अंबरटो इको जी कौन थे, उन्होंने कितना स्कॉलरी वर्क्स लिखे, कितना नॉवेल लिखे, कितना मिलियंस कॉपी बिके, बस इन चीज़ों पे सवाल बनेगा जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही ध्यान से चीज़ों को, 10 मिनट की क्लास आई थिंक और होगी, 10 मिनट में चीज़ों को समाप्त मैं कर दूंगा, ठीक है। 10 मिनट भी नहीं होगा, 7-8 मिनट की क्लासेस और चलेगी, क्लास और मैं दूंगा, और फिर टाइम खत्म हो जाएगा। पहले कह रहा हु इज द ऑथर ऑफ द इंटरव्यू। प्यारे बच्चों, इसका आसानी से आप जवाब देंगे, कौन है इनका ऑथर। तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है क्रिस्टोफर स्पेंस, नो 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 नो। सेकंड है जेबी प्रिस्टली, बिल्कुल नहीं। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, नन ऑफ दीज। तो वन एंड ओनली ऑप्शन हमारा सी ठीक होगा। तो प्यारे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स का हमारा ऑप्शन सी सोच रहे होंगे उनका एकदम बिल्कुल ठीक होगा, कोई समस्या नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूं चीजों को लेकर के। फिर कह रहा है व्हाट डज वी एस नायपॉल फील अबाउट इंटरव्यूअर्स। देखो, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वी एस नायपॉल क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं इंटरव्यूज के प्रति, सॉरी,
व्हाट डज वी एस नायपॉल फील अबाउट इंटरव्यूज? वी एस नायपॉल क्या महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं इंटरव्यूज को लेकर के? वो हॉरर मानते? नो नो नो। हैप्पी मानते? उल्टे मानते। मैंने ये बात करा था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सी ठीक होगा ना प्यारे बच्चों? आपने देखा कैसा कैसे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आ सकती है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, आपको मैं आश्वस्त कराना चाहूंगा कि आप सिर्फ स्टोरी को सुन ली। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो जो भी स्टूडेंट्स को ना स्किप करने के बारे में सोच रहे थे वो अब कहेंगे नहीं यार ठीक तो है, आलोक सर ने तो पढ़ा दिया हमको है, तो कोई समस्या होने वाला नहीं है। ठीक है, और भी डिटेल में लास्ट में इसके बारे में कुछ और भी क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि नहीं आएगा प्रश्न तो मैं देख लूंगा। ठीक है, अभी आपके पास समय है। इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के इतना टेंशन लेने का नहीं रे भाई, बहुत टाइम है। आगे बढ़ता हूँ, चीजों को लेकर चलता हूँ। देखो यार, कह रहा व्हाट डज नाइपॉल प्रेजेंट इन हिज ट्रैवल बुक्स। देखो प्यारे बच्चों, उनका ना ट्रैवल बुक था, एक ट्रैवल बुक्स था। ठीक है, ट्रैवल बुक्स उनका, उन्होंने ट्रैवलेज पे लिखते थे वो, यात्रा वृत्तांत। ओके, तो क्या मतलब प्रेजेंट करते हैं? तो प्रेजेंट करते हैं कि इंप्रेशन ऑफ द कंट्री ऑफ हिज एंसेस्टर्स दैट इन इंडिया। मतलब प्रभाव किनका? इंप्रेशन। तो उनका मतलब वो जो ना वी एस नायपॉल साहब, वो उनकी जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो पूर्वज थे वो इंडियन थे। ठीक है, तो उनकी जो प्रभाव है ना वो दिखते हैं। मतलब उसकी कंट्री की जो प्रभाव है, इंडिया की जो प्रभाव है, उसका इंप्रेशन ना वी एस नायपॉल पे बहुत ज्यादा रहा। तो इसका ठीक उत्तर क्या बनेगा प्यारे बच्चों? सी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम? नो। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, चीजों को लेकर के समझाता हूँ। आगे मैं बढ़ता हूँ। फिर कह रहा द एक्सेप्ट द इंटरव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम विच बुक। बड़ा आसान क्वेश्चन है कि इंटरव्यू को कहाँ से लिया गया भैया? इंटरव्यू से लिया गया, कहाँ से लिया गया? तो आप द नेम ऑफ द रोज तो नहीं, ये तो नोबेल है अमर्टो इको साहब का। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये तो इंडिगो का है। ऑफ मैन एंड माउंटेन, ये तो आपका डीप वाटर, सॉरी हाँ डीप वाटर का है। आपका सही ठीक आंसर होगा द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कोई समस्या इसमें नहीं। ऐसा ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है अब स्टूडेंट को? बिल्कुल आना चाहिए। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। चलिए हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि नया साल है और आज 2 जनवरी, 1 जनवरी आप लोगों ने बहुत इंजॉय भी करा होगा। और मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये 2025 आपका साल है। आप इसमें खूब मेहनत कीजिए, सफलता के उस मुकाम तक पहुँचने का प्रयास कीजिए जहाँ आप जाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका साल है। जो हो गया उसको भुला देना है, नया चीज जो है वो आपके ठीक सामने है प्रेजेंट, उसमें मेहनत करना है और आगे बढ़ते जाना है। होपफुली आपने नया साल को बढ़िया से मनाया होगा, आप और आपका परिवार बहुत खुश होंगे। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ ताकि आप अच्छे समझ पाएंगे। अगेन हमारे पास क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड सेइंग व्हाट हैपेंड व्हेन परसेप्शंस आर मेड अबाउट अ पर्सन। देखो क्या होता है ये क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखोगे ना प्यारे बच्चों तभी सॉल्व होगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको गड़बड़ा देंगे, मिस्टेक कर देंगे। कह रहे ओल्ड सेइंग, पुरानी पुराने लोग जो कहते हैं ना उसके अकॉर्डिंग क्या होता है जब एक परसेप्शन बना दिया जाता है एक व्यक्ति के बारे में। परसेप्शन ऐसी है, मतलब कि परसेप्शन ऐसा है कि अगर उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी, मतलब कहीं ना कहीं इस बात को समझिएगा कि उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी ही उसका आत्मा है। और अगर कोई चोरी कर लिया तो मानो कि उसकी आत्मा कोई चोरी कर लिया। ये बात तो मैंने कहा था कि प्रिमिटिव कल्चर में ऐसे लोग सोचते थे। प्रिमिटिव कल्चर मतलब और लोग, कि भाई अगर किसी ने किसी का फोटोग्राफ ले लिया तो उसका आत्मा चुरा लिया। तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा होगा आंसर। ये तो बात मैंने थोड़ी देर पहले कहा था पार्ट 1 में। चलिए ठीक है, आइए पार्ट 2 में, सॉरी आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अम्बर्टो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच। अम्बर्टो इको को इतना टाइम कैसे मिलता है इतना कुछ लिखने के लिए? तो मैंने कहा ना वो एम्प्टी स्पेस का यूज करते हैं, है ना? तो एम्प्टी स्पेस का यूज करते हैं, यूजिंग एम्प्टी स्पेस। ऑप्शन नंबर सी। भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव ट्रेड्स ऑफ द इंटरव्यूज। यानी कुछ पॉइंट्स पूछ रहे हैं जो पॉजिटिव इंटरव्यूज के प्रति। तो इंटरव्यूज के प्रति क्या पॉजिटिव इंटरव्यू, भैया ये क्या है? तो मैं बताना चाहूंगा, ये कह रहा ब्रिंग्स आउट द ट्रूथ एंड गिव्स विविड इंप्रेशन ऑफ कंटेम्प्रेरीज। लिटरली ऐसा ही है, हम अलग अलग सच्चाई बताता है, अलग अलग प्रकार का इंप्रेशन हमारा जो कंटेम्प्रेरी रहता है उस पर रहता है, ये भी ठीक है। हेल्प्स फाइंडिंग हिडन टैलेंट्स। यस, जो जो टैलेंट छुपा है उसको खोजने में मदद करती है। सी हमारा यूजफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये ऑप्शन बी सी ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑल ऑफ दीज आंसर हमारा ठीक होगा। ऑल ऑफ दीज हमारा क्या होगा? ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं हो। ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर ठीक होगा। आगे मैं बढ़ता हूं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यूड।
कह रहा है कि ज्यादातर जो सेलिब्रिटीज है वो क्यों मना करते हैं भाई, इंटरव्यू देने लेने से क्यों मना करते हैं? तो सीधा तौर पे दे डोंट लाइक जर्नलिस्ट, क्या वो जर्नलिस्ट को लाइक नहीं करते? ये तो गलत बात है। देयर प्राइवेसी इज हर्ट, अच्छा, इंट्रूजन ऑफ देयर लाइफ, हाँ, क्योंकि उन लोगों को लगता है ना, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये जो है वो अनवारंटेड इंट्रूजन ऑफ देयर लाइफ है, यानी उसके निजी लाइफ में कोई हस्तक्षेप है। कुछ लोग इसलिए मना करते हैं इंटरव्यू देने से क्योंकि उसको लगता है कि हमारी निजी लाइफ, जो हमारी मतलब पर्सनल लाइफ है, उसमें कोई हस्तक्षेप करके हमारी चीज़ों को बाहर फैला रहा है। इसीलिए जो है सो वो लोग नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनेगा बच्चे? सी बनेगा। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कह रहा है एट वाट एज वाज इकोज बुक पब्लिश, किस एज में इको का बुक पब्लिश हुआ था? तो 22 साल की उम्र में, ठीक है। और कह रहा है एट वाट एज डिड ही स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स, नॉवेल्स उन्होंने 50 साल की उम्र में स्टार्ट करा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ता हूं, कह रहा है व्हाट डेज डिड यूज टू राइट नॉवेल्स, कौन सा दिन वो नॉवेल्स लिखा करते थे? तो सिर्फ और सिर्फ संडेज के दिन, ठीक है, संडे के दिन भी यूज कर लेते थे। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ठीक है। कह रहा हाउ मेनी नॉवेल्स हैज अम्बर्टो इको राइटन, अम्बर्टो इको ने अभी 5 नॉवेल्स लिखे थे उस टाइम के अकॉर्डिंग, तो 5 नॉवेल्स हमारा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा ए, उसका ठीक आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ और हमारे पास अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके अलावा। कह रहा हाउ मेनी स्कॉलरी वर्क्स आर टू हिज क्रेडिट, कितना स्कॉलरी वर्क्स जाता है उनका? तो 40 से अधिक, मोर देन 40। ऑप्शन नंबर सी अगेन हमारा आंसर हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई, ये चीजें हमने करा था, ठीक है। आगे कह रहा है व्हाई डिड अम्बर्टो इको स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स, क्यों उसने नॉवेल स्टार्ट करना लिखना शुरू करा था? क्या वो लाइमलाइट में आना चाहते थे? नो 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 नो। सक्सेस होना चाहते थे? नहीं यार। टू मेक बेस्ट यूज ऑफ एम्प्टी स्पेस, यस, वो एम्प्टी स्पेस को ना बेस्ट बनाना चाहते थे। ये कहते थे कि मैं खाली स्थान, खाली जो टाइम हमारे पास उसको मैं यूज कर लूंगा तो अच्छा होगा। हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक होगा, सी होगा, ठीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा व्हाट वाज लेविस कैरोल ओपिनियन ऑफ इंटरव्यूअर। अच्छा, लेविस कैरोल का ओपिनियन क्या था? तो वो हॉरर भैया, वंडर नहीं था, टेरर नहीं था, हॉरर मानते थे ये, हॉरर। मैंने लेविस कैरोल के बारे में कहा था, आसान क्वेश्चन है। हु हैज रिटन अलाइस इन वंडरलैंड, अलाइस इन वंडरलैंड किनका है? तो भैया ये भी है लेविस कैरोल साहब का। ऑप्शन नंबर इसमें डी आ जाएगा, लेविस कैरोल साहब का। लेविस कैरोल साहब का एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से। फिर कह रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु रोट द नॉवेल, नॉवेल किसने लिखा था? द नेम ऑफ द रोज, और ये लिखे थे हमारा अम्बर्टो साहब, अम्बर्टो इको, ओके। और ये हमारा क्वेश्चन आज का क्लास का लास्ट था प्यारे बच्चों। अब मैं सीधा तौर पे आपसे बात करना चाहता हूँ, 2 मिनट आपको मेरे साथ और बने रहना है, फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स, मैं हर चीज़ को यूट्यूब में नहीं डाल सकता था, ठीक है, लेकिन समय से पहले, लेकिन अब वो समय आ चुका है कि मैं अब धरातल पे काम करूं। जो प्रॉमिसेस मैंने आपसे करा है, जो वादा मैंने आपसे करा है, वो मैं आप तक पहुंचाऊं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं अपने आप को बड़ा टीचर नहीं मानता हूं, मैं समझता हूं कि मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूं और बच्चे हमसे सीख रहे हैं। मैं हमेशा बेस्ट देने का प्रयास करता हूं, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हूं, हमसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी यहाँ पे हैं, यकीनन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मेरे पढ़ाने से कोई स्टूडेंट्स को ना हेल्प हो रहा है और मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्लासेस में, लगातार बच्चे कहते हैं कि सर आप मतलब सिर्फ कहते करते नहीं है सर, मैं वेट करता हूँ काफ़ी दिनों से आपका वीडियो नहीं आती है, आप कभी कभार आए गए 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन पे कभी एक वीडियो बना के चले गए, आए गए। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि अब हमारे पास वो समय आ गया है जब मैं आपको ये चीज़ नहीं कहूँगा कि 10 दिन के बाद मैं आऊँगा, इसीलिए रेगुलरिटी अब देना मुझे मेरे लिए मजबूरी हो जाएगा। और चूंकि एग्जाम भी नज़दीक है तो मैं यहाँ से कोई एक्सक्यूज़ बना नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी लगातार क्लासेस मिलना शुरू होगा, आप सिर्फ बने रहें। और अब आप मतलब अपनी, मेरी जो वादा मैंने करा अब मैं पूरा करने का मेरे पास समय आ गया है। तो दोनों ऐप के बच्चों के लिए भी ये वीडियो मेरे जा रहा है, अभी मैं अपलोड करूंगा। और बाकी मैंने इससे पहले ऐप वाले बच्चों के लिए मैंने करा है पोएट एंड पैनकेक्स, उसमें पूरी कंप्लीट वीडियो है। तो ऑलमोस्ट उसमें सिलेबस को देखा जाए तो लिटरेचर वाला सिलेबस विस्टास को छोड़ दिया था, फ्लेमिंगो खत्म हो गई, लेकिन फिर भी मैं अब से लेकर के वीडियोस में डालूंगा तो ऑलमोस्ट हमारा सब धीरे धीरे खत्म होगी, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूं मैं अगला वीडियो के साथ, और भी जो ऐसे ऐसे चैप्टर्स जहां बच्चे को समझने मुश्किल हो रहा है, पहले मैं उसको टारगेट करूंगा, समाप्त करूंगा, फिर राइटिंग स्किल में आऊंगा, और फिर लास्ट में ना जब एग्जाम आपकी होगी, खासतौर पे मैं 12 या 13 तारीख को 3-3 घंटा का मैराथन क्लास ऑर्गेनाइज करूंगा, और वहां से भाई आपका ना एकदम बवाल होगा। वहां से क्वेश्चंस आपको देखनी है, बढ़िया से देखनी है, क्योंकि सवाल वहां से ऑलमोस्ट वहीं से आएगा। मैं बहुत रिसर्च करने के बाद वहां पे क्वेश्चंस को लाऊंगा, ठीक है। फिर मिलता हूं आप लोगों को, नए स्टूडेंट्स जितने भी होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अभी जो स्टूडेंट्स 11 से 12th जाने वाले,
वो ऑफलाइन सेंटर पे, मेरा ऑफलाइन सेंटर पे अगर वो एडमिशन ले लेते हैं तो मैं उनको इस नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट करवा के एडमिशन करवा सकते हैं। अभी सिर्फ हमारा 1999 में चल रही है, यही यही कुछ दिनों के बाद हमारा हो जाएगा 3200। तो कंप्लीट आपका लगभग 1201 रुपया का फायदा हो रहा है आपको यहाँ पे, 1201 रुपया का फायदा हो रहा है। एक बड़ा डिस्काउंट है, एक स्पेशल ऑफर मैं दे रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स को पढ़ना है, मिल्टन इंग्लिश में पढ़ना है हजारीबाग में, मेरे इंस्टीट्यूट में आना है, उसको बढ़िया से समझना है चीज़ों को, वो प्लीज़ अभी अपना सीट को सिक्योर कर लें क्लास 12 के लिए। चूँकि इस बार थोड़ा सा मैं ऑफलाइन कम पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा स्टूडेंट्स मैं लूँगा नहीं, तो अपना सीट सिक्योर कर लोगे तो थोड़ा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर मैं विदा लेता हूँ आपसे, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए।